कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम है कार्लिटो पाइज और वो कहता है आज से 20 साल पहले जो भी हुआ मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। लोग कई बार मेरे पास आते और कहते हैं कि अगर हम उस सन्नाटे में, उस खामोशी में होते तो हम जरूर मर जाते, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने उस खामोशी में, उस सन्नाटे में पहली बार ईश्वर को महसूस किया। उस ईश्वर को नहीं जिसके बारे में बचपन से हमें बताया जाता है। वहाँ पर एक अलग ही ईश्वर है जिसके बारे में हमें कभी नहीं बताया जाता। वो सभी धर्मों से ऊपर है, वो सभी रीति रिवाजों से ऊपर है। जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ पर धर्म नहीं होता, और जहाँ पर धर्म होता है वहाँ पर ईश्वर का कोई काम नहीं होता। और इसके बाद कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में 20 साल पीछे, और आज तारीख होती है 13 अक्टूबर सन 1972। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि स्टेला मैरिस कॉलेज की ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी टीम एक मैच खेलने के लिए चिली जा रही होती है, और इनकी फ्लाइट एंडीज पर्वत श्रृंखला के ऊपर से गुजर रही होती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेंज ऑफ माउंटेन्स है। और तभी सारी टीम को एक झटका लगता है जिससे सब चौकन्ने हो जाते हैं, और एक के बाद एक इन्हें कई झटके लगते हैं। दरअसल इनका प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पायलट्स को समझ में आ जाता है कि ये क्रैश होने वाले हैं। और तभी इनके प्लेन का जो राइट साइड का पंख है वो एक पहाड़ी की चोटी से टकराता है, और उसके टकराते प्लेन दो हिस्सों में बंट जाता है। यानी कि जो उसके पीछे का हिस्सा होता है वो प्लेन से अलग हो जाता है, और कुछ पैसेंजर भी हवा में उड़ जाते हैं। और इतनी स्पीड से उड़ने के बाद वो जिंदा बच नहीं सकते। अब इनका प्लेन पहाड़ पर क्रैश हो चुका है जहाँ चारों तरफ बर्फ है, और वो बहुत स्पीड से घिसटता हुआ आगे जा रहा होता है। और तभी वो एक चट्टान से टकराता है जिससे बहुत जोर का झटका लगता है, और इस झटके में बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। प्लेन का जब पीछे का हिस्सा उड़ा था तो उस हिस्से के साथ 7 लोग भी उड़ गए थे जिनसे उनकी मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ पर अब काफी लोग घायल हैं, लेकिन जो लोग बेहतर कंडीशन में होते हैं वो घायलों की मदद करते हैं। किसी का पैर कट चुका है, कोई बेहोश है, किसी के सर पर चोट आई है। आगे जो 2 पायलट होते हैं उनमें से एक पायलट मर चुका होता है और दूसरा बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, और उसके पास एंटोनियो और कैनिसा जाते हैं, और वो पायलट के रेडियो से ऑपरेटर से कांटेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो उन्हें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकें और इनको यहाँ पर मदद मिल सके। लेकिन रेडियो की बैटरी पूरी तरह से डेड होती है, यानी कि वो यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकते। और कुछ ही देर बाद पायलट की भी मृत्यु हो जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर 4 और पैसेंजर्स मर जाते हैं, यानी कि अब 6 और लोग मर चुके हैं। और जो बाकी बचे हुए लोग हैं इन सबको विश्वास है कि कल सवेरा होते ही इनके लिए यहाँ पर रेस्क्यू टीम आएगी, क्योंकि रात होने वाली है और रात को यहाँ पर कोई इन्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। कैनिसा सबको बोलता है कि यहाँ पर जो सीट्स हैं इनके ऊपर जो कवर है हम इन्हें निकाल सकते हैं ताकि हम इन्हें ब्लैंकेट की तरह यूज कर सकें, और ये बहुत अच्छा आइडिया होता है। लेकिन रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री कम हो जाता है। यहाँ पर लोगों को चोट लगी है, वो घायल है, वो दर्द से कर्रा रहे हैं, और साथ ही साथ उनसे ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन किसी तरह से सब के सब जितने भी लोग यहाँ पर बचे हुए हैं एक रात यहाँ पर बिता लेते हैं। और अगली सुबह यहाँ पर जो एक क्रू मेंबर बचा होता है उससे पूछा जाता है कि यहाँ पर कोई फ्लेयर गन है, ताकि जब इन्हें लोग बचाने के लिए आए तो ये फ्लेयर गन चलाकर उन्हें इशारा कर सके कि हम यहाँ पर हैं। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी फ्लेयर गन नहीं है। और रेडियो की जो बैटरीज थी वो प्लेन की टेल में थी, जो हिस्सा टूट कर अलग हो चुका है, और इन्हें नहीं पता कि वो हिस्सा इनसे कितनी दूर है। लेकिन फिर भी इन्हें पूरा विश्वास है कि इन्हें रेस्क्यू टीम ढूंढने यहाँ पर बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि एक पूरा का पूरा प्लेन गायब हुआ है। अब यहाँ पर जितने भी लोग मर चुके होते हैं उन सबको बाहर ले जाया जाता है, जिसमें एक औरत की डेड बॉडी भी होती है। और जब कार्लिटोस उस औरत की डेड बॉडी को देखता है तो वो उससे माफी मांगता है। दरअसल रात को वो उस पर चिल्लाया होता है। कार्लिटोस वही आदमी है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है, और इनके आसपास जितनी भी बॉडीज है, जितने लोग भी घायल हैं, वो सब इनके अपने हैं जो एक दिन पहले इनके साथ हंस खेल रहे थे। अब वो इस दुनिया में सब ये डिसाइड करते हैं कि ये राशन को बांट कर खाएंगे, यानी कि कोई भी ज्यादा नहीं खाएगा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा दिन तक यहाँ पर सरवाइव कर सके। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, और इससे ये सब खुश हो जाते हैं क्योंकि समझ जाते हैं कि इन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम आ चुकी है। लेकिन ऊपर बादल बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर पर बैठे लोग इन्हें नहीं देख सकते, और ना ही इन्हें हेलीकॉप्टर दिख रहा होता है, बस ये उसकी आवाज सुन सकते हैं। और इस तरह से एक और रात इन्हें इस जानलेवा
अंधेरे व ठंड में बितानी पड़ती है। इनके पास अभी भी उम्मीद है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत कैजुअल होते हैं, वो आराम से बैठकर सिगरेट्स पी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगले दिन उन्हें दोबारा से टीम ढूंढने के लिए आएगी और वो इन सबको यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। अब पानी की कमी पूरी करने के लिए यहाँ पर ये एक स्टील की शीट लगाते हैं, ताकि जब ये उसके ऊपर बर्फ डाले तो वो सूरज की गर्मी से पिघल कर पानी बन जाए। यहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है नेंडो, और वो चोट लगने से कोमा में चला गया होता है, लेकिन अब वो होश में आ जाता है और उसे बताया जाता है कि हमारा प्लेन क्रैश हो गया था और इसके बाद तुम कोमा में चले गए थे। वो पूछता है कि मेरी मॉम कहाँ है। उसकी मॉम दरअसल मर चुकी है और नेंडो ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि तुम्हारी बहन सुजैना अब भी जिंदा है, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है और उसे तुम्हारी जरूरत है। नेंडो उसी हालत में उठकर अपनी बहन के पास जाता है और वो कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो जख्मी हो चाहे वो ठीक हो, वो सब के सब परेशान है, वो डरे हुए हैं। ठंड किसी से भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन उनकी परेशानी ज्यादा वक्त तक नहीं रहती। उन्हें बाहर एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है जो उन्हीं के बगल में उड़ रहा होता है, और ये देखकर वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो उसे हाथ हिलाते हैं, उसे आवाज लगाते हैं और वो उनकी तरफ से घूमकर निकल जाता है। और ये सब समझ जाते हैं कि अब अगली सुबह यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आएंगे और इन सब को यहाँ से ले जाएंगे। और रात को सोने से पहले इनके पास जितनी भी चॉकलेट्स होती हैं, ये लगभग सब की सब खा जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगली सुबह हेलीकॉप्टर्स आकर इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसीलिए सब एंजॉय कर रहे होते हैं और सुबह होने के साथ ही ये सब के सब बाहर बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत वक्त बीतने के बाद भी इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता और अब शाम होने वाली है। दरअसल उस हेलीकॉप्टर ने इन्हें देखा ही नहीं होता और शाम होने के बाद एंटोनियो सबको राशन बांटना चाहता है, जो भी उनके पास चॉकलेट्स होती है। और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि उसमें चॉकलेट्स है ही नहीं। दरअसल रात को जब सबने चॉकलेट्स खाई थी तो वो सो रहा था और इस बात से इन सब के बीच में, एंटोनियो के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि राशन खत्म हो चुका है और अगर इन्हें यहाँ से बचकर जाना है तो इन्हें प्लेन की टेल को, जो टूटकर प्लेन से अलग हो चुकी है और जो बहुत ऊंचाई पर गिरी हुई है, इन्हें वहां तक पहुंचना होगा ताकि वहां से बैटरीज लेकर आ सके और अपनी लोकेशन के बारे में बता सके। इसीलिए इनमें से 5 लोग उस तरफ निकल पड़ते हैं। ये सब के सब भूखे हैं, लेकिन इनके पास अब और कोई चारा नहीं है। और जब ये उस तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक जगह बर्फ धंस जाती है और नीचे बहुत गहरी खाई होती है। उस खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन एक के बाद एक ये चारों कूद कर उसे पकड़ लेते हैं और किसी तरह से उसे ऊपर खींच लेते हैं। और ये समझ जाते हैं कि अब यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं है, क्योंकि रात भी होने वाली है। ये सर्दियों का वक्त है जब रातें बहुत लंबी और दिन बहुत छोटे होते हैं। इसीलिए सब के सब वापस वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी लोग हैं और ये समझ चुके हैं कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। ये सब के सब प्लेन के टूटे हुए उस हिस्से के अंदर रात बिताते हैं जो क्रैश हुआ है, नहीं तो ठंड से कब के मर चुके होते। अगली सुबह इन्हीं में से एक रेडियो पर सुनता है कि इनको ढूंढना अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को लगता है कि इनमें से अब कोई भी नहीं बचा। और इस बात से ये सब के सब हताश हो जाते हैं। उसी रात को नैंडो, जो कि कोमा में चला गया था, उसकी बहन सुजैन, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे वो कहता है कि मैं आज पूरी रात अपनी बहन को अपने गले लगाकर रखना चाहता हूँ, कल सुबह हम इसे दफना देंगे। नैंडो ने इस एक्सीडेंट में अपनी मॉम को और अपनी बहन को खो दिया है। वो पूरी तरह से टूट चुका है और 9 दिन बीत जाने के बाद अब बाकी लोग भी टूटना शुरू हो गए हैं। नैंडो कहता है कि हमें बाहर जो मुर्दे हैं उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खाना खत्म हो चुका है, हमारी खोज बंद कर दी गई है और हमें अब यहाँ पर कब तक रहना होगा हमें कुछ पता नहीं है। इसीलिए हमें एनर्जी की जरूरत है ताकि हम खुद यहाँ से निकल सके। लेकिन नैंडो की इस बात से कोई भी सहमत नहीं होता। पर अगले दिन जब सब ये एक साथ बैठे होते हैं तभी इन्हीं में से एक, जिसका नाम रॉबर्ट कैनिसा है, वो कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम मेरे शरीर को खा लेना ताकि तुम्हारी जिंदगी बच जाए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं भूत बनकर तुम सबको मार डालूंगा। इस बात पर सब हंसते हैं, लेकिन एक एक करके सब यही बात कहते हैं, यानी कि अगर कोई भी मरता है तो जो जिंदा लोग हैं वो उसके शरीर को खा लेंगे ताकि उनकी जिंदगी बच सके। और अगली सुबह जब ये सब के सब बाहर होते हैं, सब के सब भूखे हैं। इन्होंने पिछले 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और ये जानते हैं कि अगर इन्हें खाना नहीं मिला तो इन सब की मृत्यु हो जाएगी। और खाना इनके सामने ही पड़ा, यानी कि वहां पर काफी सारे मृत शरीर हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहते। इनमें से एक कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम इंसान नहीं रहेंगे। लेकिन तभी कैनिसा आगे बढ़ता है और वो उन मृत शरीरों में से एक के शरीर से मांस का एक टुकड़ा निकाल कर खा लेता है। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो एक एक करके ऐसा ही करते हैं। उन्हें ऐसा करना पड़ता है, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता। ये इन सब की जिंदगी
जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है। एक इंसान होकर इन्हें दूसरे इंसान को खाना पड़ रहा है ताकि ये जिंदा रह सके, और ऐसा करने में सबसे ज्यादा दुख नैंडो को होता है। वो अंदर आकर रोना शुरू कर देता है क्योंकि उन शरीरों में 2 शरीर उसके परिवार के हैं, एक उसकी बहन और एक उसकी मॉम का। लेकिन वो जानता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये सब के सब मारे जाएंगे। अब इन सब के अंदर एनर्जी आ गई है क्योंकि इन्होंने बहुत वक्त के बाद कुछ खाया है, इसीलिए तय करते हैं कि एक बार फिर से ये प्लेन की टेल को, जो यहाँ से बहुत दूर कहीं पर गिरी है, उसे ढूंढने के लिए जाएंगे ताकि उससे वो बैटरी ला सके और पायलट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उससे मैसेज भेज सके कि अभी भी ये जिंदा है और इन्हें मदद की जरूरत है। और एक दिन का पूरा सफर तय करने के बाद ये 3 लोग जो बैटरीज लेने के लिए गए हैं, ये रात को एक जगह बैठकर सोने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड होती है और जब सुबह होती है तो इनमें से एक बोलता है, क्या हम अभी भी जिंदा हैं? इनके पूरे शरीर पर बर्फ जम गई होती है। अब ये आगे का सफर तय करते हैं और ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर टेल टूटने के बाद इनके प्लेन से काफी सारा सामान गिर गया था और साथ ही साथ कुछ आदमी भी गिर गए थे। और यहाँ पर वो सब लोग मरे हुए होते हैं, लेकिन सामान में इन्हें कुछ चॉकलेट्स भी मिलती है जिससे इन्हें बहुत खुशी होती है। लेकिन अब ये आगे का सफर तय नहीं कर सकते क्योंकि अगर रात को इन्हें यहाँ पर रुकना पड़ा तो ये तीनों के तीनों ठंड से मर जाएंगे। इसीलिए सब वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद ये एक रणनीति बनाते हैं। ये कहते हैं हमें दोबारा जाना होगा, हमें टेल तक पहुंचना होगा, लेकिन इस बार जो भी जाएगा वो ज्यादा गर्म कपड़े पहन के जाएगा और साथ ही साथ अपने साथ कुछ खाने के लिए भी ले जाएगा। यहाँ पर प्लेन के टुकड़े के अंदर जहाँ पर ये सब के सब सोते हैं, जहाँ पर ये रात बिताते हैं, वहां पर ये अपने बचे हुए सामान से आग भी जलाते हैं और आग जलाने के लिए इनके पास जो इनके डॉलर्स होते हैं वो भी इन्हें जलाने पड़ते हैं। और यहाँ पर इन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। जब कुदरत अपना कहर बरसाती है तो उसके सामने इंसान की कोई भी बिसात नहीं होती। यहाँ पर जो कार्लिटोस होता है वो कहता है, मुझे लगता है ईश्वर हमारे साथ है, इसीलिए हम अब तक जिंदा हैं। वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद कर रहा है। अब रात को ये सब सो जाते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि इनकी तरफ कुछ आ रहा है। दरअसल इनके प्लेन का जो हिस्सा जिसके अंदर ये सब है वो पूरी तरह से वाइब्रेट हो रहा होता है। दरअसल ऊपर चोटी पर स्नो स्लाइड हुआ होता है और वो सारी की सारी स्नो इनकी तरफ तूफान की तरह, एक चट्टान की तरह बढ़ रही होती है और वो इनके प्लेन के टुकड़े से टकराती है और अंदर भी बहुत सारी बर्फ चली जाती है जिससे कई लोग उस बर्फ के नीचे भी दब जाते हैं। ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर तूफान चल रहा होता है, बाहर नहीं आ सकते और इनका पूरा का पूरा प्लेन का टुकड़ा बर्फ के नीचे दफन हो जाता है। और अगले कई दिनों तक तूफान चलता रहता है और जब तूफान पूरी तरह से थम जाता है तो बड़ी मुश्किल से बर्फ को खोदकर कुछ लोग बाहर निकलते हैं। बाहर कार्लिटोस बैठा होता है और वो कहता है कि देखो, आज कई दिनों के बाद सूरज निकला है और मुझे लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे, हम सब के सब बच जाएंगे। हालांकि इस हादसे में 8 और लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है। अब सब के सब बाहर निकल जाते हैं और वो अपने प्लेन के टुकड़े के चारों तरफ से बर्फ भी हटा देते हैं। इन्हें आज यहाँ पर पूरे 50 दिन हो चुके हैं और 50 दिनों के बाद यहाँ पर सर्दियों का मौसम भी कुछ कम हो गया है, यानी कि अब रातें छोटी और दिन लंबे होंगे। और सब ये फैसला करते हैं कि एक बार फिर से ये प्लेन की टेल को, जो टूटा हुआ हिस्सा है, उसे ढूंढने के लिए जाएंगे क्योंकि इन्हें किसी भी हालत में बैटरीज चाहिए। और ये एक टीम तैयार करते हैं, उनके लिए खाने के लिए भी कुछ सामान रख देते हैं और इनका इस बार ये प्लान होता है कि अगर इन्हें प्लेन का दूसरा हिस्सा नहीं मिला, बैटरीज नहीं मिली, तो ये वापस नहीं आएंगे बल्कि आगे सफर पर निकल जाएंगे और इन पहाड़ी दर्रों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और अब इनमें से 3 लोग बैटरीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों के सफर के बाद इन्हें प्लेन का वो हिस्सा मिल जाता है। साथ ही साथ इन्हें यहाँ पर कपड़े, सामान और खाने के लिए चॉकलेट्स भी मिलती, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। और साथ ही साथ इन्हें बैटरी भी मिल जाती जो कि बहुत हैवी होती है, ये इसे उठाकर वापस नहीं ले जा सकते। इसीलिए ये उस आदमी को जो वायर्स जोड़कर रेडियो को ऑन कर सकता है, वापस जाकर उसे इस जगह पर दोबारा ले आते हैं क्योंकि प्लेन का दूसरा हिस्सा इनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं होता, वो सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर होता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी रेडियो ऑन नहीं होता और अब नैंडो कहता है कि हमें इन पहाड़ी दर्रों से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता और ये चारों के चारों वापस अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं। हालांकि तूफान भी शुरू हो जाता है और इन्हें वापस आने में बहुत प्रॉब्लम होती है और अब नैंडो चाहता है कि हम किसी भी कीमत पर यहाँ से निकले, इसीलिए वो यहाँ पर स्लीपिंग बैग्स भी बनाता है
और जब इन्हें इस जगह पर पूरे 61 दिन हो जाते हैं तो नैंडो कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और नैंडो और उसके दो साथी जिनका नाम केनेसा और एंटोनियो है वो उसके साथ सफर में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब वो यहाँ से जा रहे होते तो उनके पास कार्लिटोस आता है। कार्लिटोस वही है जो ये पूरी कहानी सुना रहा है और वो कहता है कि कल रात को मैंने सपना देखा था और मैंने देखा तुम हरी हरी घाटियों में पहुंच चुके हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा। और ये तीनों की तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और 2 दिन का लंबा और खतरनाक सफर तय करने के बाद ये एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। और जब ये चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो ये देखते हैं कि पहाड़ों के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये देखते ही केनेसा पहाड़ पर ही लेट जाता है। वो पूरी तरह से हार चुका है। वो कहता है कि अब हम नहीं बच सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन नैंडो से बोलता है कि उन 2 पहाड़ों के बीच में मुझे बर्फ नहीं दिखती, जरूर वहां पर एक हरी घाटी होगी। केनेसा कहता है कि वो हमसे लगभग 50 मील दूर है और इतना लंबा चलने से पहले हम मर जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर 50 मील चलना बहुत बड़ी बात है और वो भी तब जब ये पहले थक चुके हैं। लेकिन नैंडो हार नहीं मानता। वो कहता है कि 70 दिनों तक हमने हार नहीं मानी और हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है और जब हम हिम्मत करके इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, तो सालों बाद हमें अपने आप पर गर्व होगा। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। वो कहता है कि हम एंटोनियो को वापस भेज देते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा राशन बचे और वो ऐसा ही करते हैं। वो एंटोनियो को वापस भेज देते हैं और अब ये दोनों अपने मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। इन्हें पता है कि इसमें इनकी जान भी जा सकती है। और 12 दिनों तक लगातार इन पहाड़ों पर चलने के बाद ये इन बर्फीली पहाड़ियों से निकल जाते हैं और इनके सामने एक सुंदर हरी घाटी होती है जहाँ पर नदियां हैं और यहाँ पर लोग भी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि वो सभी लोग जो अभी भी पहाड़ों पर फंसे हुए वो अब हिम्मत हार चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें कई दिन हो चुके हैं, उनका राशन खत्म हो चुका है, उनके शरीर में शक्ति नहीं है। और जब सब के सब हताश होते हैं तभी इन्हें हेलीकॉप्टर्स की आवाज आती है और जब ये बाहर जाते हैं तो वहां पे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स इन्हें बचाने के लिए आ गए होते हैं, जिसमें नैंडो और उसका दोस्त भी बैठा होता है। और ये हेलीकॉप्टर्स को देखकर सब के सब नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब इनकी जिंदगी बच चुकी है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर कार्लिटोस ये कहानी सुना रहा है। वो कहता है कि हमारी टीम वहां पर वापस गई और वहां पर जितनी भी डेड बॉडीज बची थी हम सब ने उन्हें वहां पर दफनाया और उनकी याद में वहां पर एक क्रॉस भी लगाया। और अंत में हमें बताया जाता है कि 1972 की इस सच्ची घटना में 29 लोग मारे गए थे और केवल 16 ही इसमें बच सके और इस घटना को कभी भी कोई भुला नहीं पाया। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जिंदगी में कभी भी किसी का भी वक्त बदल सकता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज को हम अपनी जिंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं और वो है हमारी हिम्मत। अगर नैंडो हिम्मत हार गया होता, वो आगे नहीं बढ़ता, तो ये सारे के सारे लोग हमेशा के लिए यहीं बर्फ में दफन हो जाते। लेकिन उसकी पॉजिटिव थिंकिंग ने, उसकी हिम्मत ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि यहाँ पर जितने बाकी लोग थे उन सब की भी जान बचा ली। हालांकि इस दुर्घटना में उसकी मॉम की और उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी, लेकिन उसने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनाई बल्कि वो हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। तो ये थी पूरी कहानी अलाइव की, जो सन 1993 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।